नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का बहुत ही शानदार 23 प्रश्नों का पेपर लेकर आया हूं जो कि रीट एग्ज़ाम 2022 जो आपके जुलाई में आयोजित होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद उपयोगी इस टेस्ट को पूरा हल करके जाइएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा कि भाई कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 1 है, ब्रूनर के सिद्धांत अनुसार बालक किस अवस्था में शब्दों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? क्रियात्मक अवस्था, बिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था इसमें इन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था। यहाँ पर आपके जो इन 3 ये जो अवस्थाएं हैं इसमें उस अवस्था के बारे में आपको बताना है जिसमें बालक क्या करता है, शब्दों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो साथियों, वो जो अवस्था है वो है आपके बिंबात्मक अवस्था। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके, उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन के बीच रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। तो संबंध है, कैसा संबंध है? वैकल्पिक संबंध है, क्रमिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है और कृत्रिम संबंध है। दूसरे प्रश्न में राइट आंसर बताइए। साथियों, बेहद ही उपयोगी 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखो, उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन के बीच साथियों वैकल्पिक या कृत्रिम संबंध नहीं है, बल्कि क्या कौन सा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। देखो, उद्देश्य और शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन, तो साथियों ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया जो हम करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो किसके लिए करते हैं? उद्देश्य प्राप्ति हेतु। और मूल्यांकन में क्या जांचा जाता है कि उद्देश्य की जांच किस सीमा तक हुई है। इसलिए ये तीनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ओनली थर्ड विकल्प ही दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक अभिप्रेरक के उदाहरण हैं जिज्ञासा, भूख और नींद, प्रेम, उपलब्धि और आत्मरक्षा, क्रोध, भय और प्रेरणा, जिज्ञासा, आत्म प्रदर्शन और उपलब्धि। तो ये 4 विकल्प है। इसमें से आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सामाजिक अभिप्रेरक दे रखे हैं सारे ही। साथियों, यहाँ पर देखिए, जो भूख और नींद है ये सामाजिक नहीं, ये जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं। उपलब्धि सामाजिक है लेकिन आत्मरक्षा सामाजिक नहीं है। भय यहाँ पर सामाजिक नहीं है, जिज्ञासा सामाजिक है, आत्म प्रदर्शन सामाजिक है, उपलब्धि सामाजिक है। तो मतलब जो चौथे विकल्प में ये जो 3 अभिप्रेरक दे रखे हैं ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं? सामाजिक अभिप्रेरक के। तो तीसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और अभिप्रेरणा का नियम। तो जो वंशानुक्रम का नियम इनमें से नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। साथियों, वंशानुक्रम के नियमों में समानता का नियम भी होता है, भिन्नता का नियम भी होता है और प्रत्यागमन का नियम भी होता है, लेकिन अभिप्रेरणा जैसा कोई भी नियम वंशानुक्रम के नियमों में नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 4 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5, परिमेयीकरण का अर्थ है, परिमेयीकरण का आपको अर्थ बताना है। तो असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण बताना ही परिमेयीकरण है, या फिर स्वप्न के विचरण करना ही परिमेयीकरण है, या किसी कमजोरी को अन्य माध्यम से पूरा करना परिमेयीकरण है, या अपनी अतृप्त इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देना परिमेयीकरण है। तो बताओ प्रश्न नंबर 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, परिमेयीकरण का अर्थ इनमें से किससे लिया जाएगा? तो देखो, अपनी अतृप्त इच्छाओं को जब हम अचेतन मन में धकेल देते हैं तो उसको दमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको दमन कहा जाता है। किसी कमजोरी को अन्य माध्यम से जब हम पूरा करते हैं तो उसको क्षतिपूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको क्षतिपूर्ति। स्वप्न में विचरण हम करते हैं तो साथ ही उसको कल्पनांतरण कहा जाता है, डे ड्रीमिंग कहा जाता है, द्वैत स्वप्न या पेंटेंसी के नाम से जाना जाता है।
लेकिन असफलता का जो वास्तविक कारण है उसके स्थान पर यदि हम अन्य कारण बताते हैं तो उसको ही परिमेयीकरण या फिर युक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन से सिद्धांत में बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है? अन्वेषण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत और उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तो बताइए छठे प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? साथियों, बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण जिस सिद्धांत में माना गया है उस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता अनुक्रम या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। मैस्लो के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया था, जो कौन कौन सी थी? शारीरिक आवश्यकता थी, सुरक्षा की आवश्यकता थी, प्रेम की आवश्यकता थी, सम्मान की आवश्यकता थी और आत्मसिद्धि की आवश्यकता थी साथियों। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकता इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई थी। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 6 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न है आपके, किस चिंतक ने भौतिक उपयोगितावाद को महत्व देते हुए प्रयोजनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? रूसो ने, जॉन ड्यूवी ने, इवान पावलोव ने और सिगमंड फ्रायड ने। तो देखो, सिगमंड फ्रायड ने तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर प्रयोजनवाद के सिद्धांत की बात की जा रही है साथियों। तो प्रयोजनवाद का सिद्धांत जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन ड्यूवी के द्वारा। इन्होंने ही करके सीखने के बारे में भी बताया था। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। फ्रेम ऑफ माइंड का संबंध किससे है? ब्रूनर से है, थॉर्नडाइक से है, गार्डनर से है और गिलफोर्ड से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, लेकिन समझ नहीं आया तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन साथियों। तो 8वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? प्रश्न संख्या 8 में साथियों, फ्रेम ऑफ माइंड का संबंध इनमें से हार्वर्ड गार्डनर से है। विकल्प 3 आपके सही है। कैसे है? क्योंकि गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है साथियों गार्डनर का, उसमें ही इन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड के बारे में बताया कि दिमाग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें इन्होंने अलग अलग प्रकार की मानसिक शक्तियों का उल्लेख किया है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? हार्टशॉर्न ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन टिकट में कौन सी व्यक्तित्व मापन विधि के अनेक उदाहरण दिए हैं? निष्पादन परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, वैयक्तिक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो 9वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर है? साथियों, हॉर्टशन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था स्टडीज इन टिकट। साथियों, इसमें इन्होंने व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण के अनेक उदाहरण दिए। सिचुएशनल टेस्ट बताया गया है जिसमें व्यक्ति के ईमानदारी और बेईमानी पक्ष का मापन किया जाता है। किस पक्ष का? ईमानदारी और बेईमानी पक्ष का मापन किया जाता है। व्यक्ति के सामने कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है इसमें। तो विकल्प नंबर आपका 2 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोपिया और रिफ्रैक्शन। तो जिस शब्द का प्रयोग दूरदर्शिता के लिए किया गया है साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। साथियों, दूरदर्शिता के लिए इनमें से एस्टिग्मेटिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्टिग्मेटिज्म मतलब क्या होता है इसका अर्थ? दूरदर्शिता। तो 10वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 11वें प्रश्न को देखेंगे। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो रोस का कथन है, टोलमैन का कथन है, एडलर का कथन है और मॉर्गन एवं मुर्रे मतलब मुर्रे का कथन है। तो साथियों, यहाँ पर चिंतन से संबंधित ये जो कथन कहा गया है कि चिंतन क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया। ये कथन साथियों रोस के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? रोस के द्वारा। विकल्प आपका 1 11वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 है, स्कूल की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपने बस्ते बंद कर लेना उदाहरण है। अवलोकन अधिगम का उदाहरण है, संकेत अधिगम का उदाहरण है, श्रृंखला अधिगम का उदाहरण है और शाब्दिक अधिगम का उदाहरण है।
तो प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही उत्तर है। स्कूल की घंटी बज रही है और छात्रों द्वारा क्या किया जा रहा है, अपने बस्ते बंद किए जा रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर अवलोकन नहीं कर रहे हैं वो, ना ही वो शाब्दिक अधिगम है, बल्कि वो सांकेतिक अधिगम का उदाहरण है। क्योंकि बच्चों को क्या संकेत मिल रहा है कि घंटी बजते ही छुट्टी हो जाती है, उनका अनुबंधन स्थापित हो रखा है इस चीज़ के लिए। तो मतलब फिर ये प्राचीन अनुबंधन के अंतर्गत संकेत अधिगम का ये उदाहरण है साथियों। 12वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, विकास के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है आपको विकास के बारे में। तो विकास के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास के परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, विकास की अवस्थाओं के खतरे भी होते हैं, विकास निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों, विकास के बारे में जिस विकल्प में आपको असत्य कथन लग रहा है कि यार ये विकास के बारे में गलत है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। तो बताइए 13वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है। साथियों, अगर हम देखें तो विकास के परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं और विकास के परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। विकास के विभिन्न अवस्थाओं के अपने अपने खतरे भी होते हैं साथियों। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, तो फिर असत्य कथन कौन सा हुआ, चौथा विकल्प। क्योंकि चौथा विकल्प कह रहा है कि विकास निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया तो क्या होती है, वृद्धि होती है साथियों। विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो विकल्प आपके जो 4 है, ये विकास के बारे में क्या है, एक असत्य कथन है 13वें प्रश्न में। साथियों, चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न, वह प्रणाली जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यालय की समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है एवं यह विद्यालय स्तर पर ही होता है कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, समस्यात्मक अनुसंधान और इनमें से सभी। तो 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि यह विद्यालय स्तर पर ही होता है। मतलब सीधी सी बात है कि भाई विद्यालय से बाहर इसका कोई संबंध नहीं है। तो साथियों, विद्यालय स्तर पर ही समस्याओं को समाधान करने के लिए मार्ग तलाशे जाते हैं, उसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। किस नाम से जाना जाता है, उसको क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध विद्यालय से बाहर होता है। तो आपके फर्स्ट विकल्प ही 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15, हेगार्ड के अधिगम सिद्धांत की सही व्याख्या है किसी कार्य को करके सीखना, किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखकर सीखना, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना और उद्दीपक द्वारा सीखना। तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार नहीं बताना है, आपको किसके अनुसार बताना है, हेगार्ड के अधिगम सिद्धांत के अनुसार बताना है कि सीखना क्या है साथियों, अधिगम क्या है जो हेगार्ड ने बताया है। तो 15वें प्रश्न में अच्छी तरह से देख लीजिए साथियों, हेगार्ड का जो अधिगम है ये अनुकरण या अवलोकन आधारित अधिगम है, जैसा कि बंडूरा ने बताया था अपने सिद्धांत में। तो साथियों, किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखकर सीखना ही अधिगम है, ऐसा हेगार्ड ने अपने सिद्धांत में बताया है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 16वां प्रश्न साथियों, 16वां प्रश्न है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक व प्रायोगिक बुद्धि का संबंध किससे है। ब्रूनर से है, जीन पियाजे से है, थॉर्नडाइक से है और स्टर्नबर्ग से है। मतलब यहाँ पर ये जो बुद्धि के अलग अलग प्रकार बता रखे हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और प्रायोगिक बुद्धि, इसका संबंध इनमें से जो ये मनोवैज्ञानिक नीचे दे रखे हैं साथियों, किसने बताए हैं। तो जीन पियाजे, ब्रूनर या थॉर्नडाइक के द्वारा ये बुद्धि के प्रकार नहीं बताए हैं, बल्कि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और प्रायोगिक जैसी बुद्धि का प्रयोग स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्रीय सिद्धांत में किया है साथियों। तो विकल्प आपके जो 4 है 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें में 4th विकल्प आपके सही है। तो ये रहा आपके 17वां प्रश्न, सृजनात्मकता के विकास में उपयोगी नहीं है विचारावेश, क्रीडन तकनीकों का प्रयोग,
शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो देखो क्वालिटी वाले प्रश्न लेकर आता हूँ साथियों, बिल्कुल क्वालिटी वाले प्रश्न और पूर्णतः निःशुल्क चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है, पूर्णतः निःशुल्क। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सृजनात्मकता के विकास में इनमें से जो उपयोगी नहीं है उसका चयन 17वें प्रश्न में करना है। आपके 4th विकल्प सही रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर है इनका संबंध सृजनात्मकता के विकास से नहीं होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो एक निश्चित उत्तर होता है, खुद की तरफ से कुछ नहीं कर सकते साथियों, जो आंसर है वो है, तो इसमें सृजनात्मकता कहाँ बढ़ रही है। बाकी शिक्षण प्रतिमानों के प्रयोग से, विचारावेश से और किरण तकनीकों के प्रयोग से सृजनात्मकता का विकास संभव है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर से सृजनात्मकता का विकास संभव नहीं है। तो 4था विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न को देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 18, मानव जीवन का सबसे आरामदायक व खुशी का काल है 0 से 2 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 14 वर्ष से अधिक 9 से 14 वर्ष। तो साथियों मानव जीवन का सबसे आरामदायक व खुशी का काल आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है आपके 0 से 2 वर्ष ही मानव जीवन का सबसे आरामदायक व खुशी का काल कहलाता है। क्यों? आपने देखा होगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती है, हमारा जो मन है विचलित होता है, हम अनेक चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर कई प्रकार के व्यक्तित्व विकसित हो जाते हैं, झूठा चेहरा हम दूसरों के सामने रखते हैं। लेकिन 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है साथियों, उसका सिर्फ एक ही चेहरा होता है जो हमें सामने से दिखाई देता है। वह जो चीज़ उसकी इच्छा होती है, वो जो चीज़ उसके सामने होती है उसको प्राप्त कर लेता है और उसको बाकी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए प्रथम विकल्प सही है। छोटे बच्चे हमें अच्छे क्यों लगते हैं साथियों? इसी वजह से लगते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। तो यह आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19, पत्नी द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना उदाहरण है दमन का, युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का और आक्रामकता का। तो पत्नी के द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोया जा रहा है, मतलब पत्नी अपना गुस्सा किस पर निकाल रही है? पति के कपड़ों पर, क्योंकि खुद पति पर नहीं निकाल सकती। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है साथियों? आक्रामकता की यहाँ पर अपनाई जा रही है, मतलब उन चीज़ों के ऊपर आक्रामकता अपनाई जाती है जो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े थोड़ी कुछ बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपके 4th विकल्प 19वें प्रश्न में सही है। प्रक्षेपण में दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, युक्तिकरण में बहाना बनाया जाता है और दमन में चीज़ों को दबा दिया जाता है। तो 4th विकल्प ही आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न है, जब सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेता है तो इस स्थिति को गेस्टाल्टवादियों द्वारा क्या नाम दिया गया है? क्षेत्रवाद, संज्ञानात्मक संरचना, आहा अनुभव और इनमें से सभी। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है? सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ रहा है साथियों, उसको गेस्टाल्टवादियों ने जो नाम दिया है वो है आहा अनुभव। जिसमें हम संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेते हैं उसको ही क्या कहते हैं? आहा अनुभव कहते हैं, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का मानना है। तो 20वें प्रश्न में आपके 3rd विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो आपके 21वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21, असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कना जीन पियाजे, नैतिक विकास की अवस्थाएं कोहलबर्ग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल, तलरूप का सिद्धांत कर्ट लेविन। तो साथियों जो यहाँ पर आपको असंबंधित लग रहा है उसका चयन आपको करना है साथियों। देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का संबंध प्रोफेसर यशपाल से है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में, जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है उसके बारे में, उसमें यहाँ पर नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई है। तल रूप का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है साथियों, जिसको क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नैतिक तर्कना बता रखी है तो नैतिक तर्कना नहीं, जीन पियाजे के द्वारा तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई गई है। हालांकि प्रश्न बोनस के लायक हो सकता है, क्योंकि नैतिकता के बारे में सबसे पहले जीन पियाजे ने बताया था, कोहलबर्ग से भी पहले, लेकिन तर्कना के बारे में नहीं बताया था। इसलिए हम यहाँ पर प्रथम विकल्प पे जाएंगे 21वें प्रश्न में।
नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 22, सीसीई की विशेषता नहीं है योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो फाइल, रचनात्मक मूल्यांकन और पाठ्य पुस्तक विधि। तो जो विशेषता यहाँ पर सीसीई की नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 22 में करना है। साथियों 22वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, सीसीई में योगात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। पोर्टफोलियो फाइल का संबंध भी सीसीई से है, लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि का कहीं से कहीं तक भी सीसीई के संबंध नहीं है साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां प्रश्न है आपके, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है तो यह है संज्ञानात्मक योग्यता है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है, माता पिता से प्रभावित है और इनमें से सभी। तो 23वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, सिर्फ एक सीधा सा वाक्य दे दिया है, तो हो सकता है प्रश्न थोड़ा आपको अधूरा लगे साथियों, क्योंकि ऐसे हो सकता था कि एक बालिका बिना किसी बाह्य उद्दीपक के वो परीक्षा में उच्च अंक लाने के लिए मेहनत कर रही है, तो यह क्या है। तो साथियों उसको हम बिल्कुल नॉर्मली कि भाई ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर माता पिता से प्रभावित होना, संज्ञानात्मक योग्यता, ये चीज़ें अलग होती है, लेकिन मेहनत खुद करना साथियों यहाँ पर पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ, तो उसको हम उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा कहेंगे। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा आपको लग रहा होगा, लेकिन दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। आपके 24वां प्रश्न, एक परीक्षण प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता है, इसका तात्पर्य उसमें कमी है वेधता की, वस्तुनिष्ठता की, विभेदकारिता की और व्यापकता की। तो साथियों वेधता का मतलब तो कि भाई जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं करना, तो ये वेधता है। वस्तुनिष्ठता मतलब एक निश्चित आंसर होना। विभेदकारिता मतलब जो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामान्य बालक है, इनमें अंतर करने वाला जो परीक्षण है उसको विभेदकारी परीक्षण कहते हैं, और मूल्यांकन की इस विशेषता को विभेदकारिता के नाम से जाना जाता है। अतः थर्ड विकल्प 24 में सही है। बाकी व्यापकता का मतलब क्या होता है, संपूर्ण सिलेबस से प्रश्न पत्र का निर्माण करना। तो ओनली थर्ड विकल्प 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 25, मीनू हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि शीना ज़्यादा समय लेती है, तो यह है रुचि में विभिन्नता, सीखने की गति में विभिन्नता, गामक विभिन्नता और विचारों में विभिन्नता। गामक विभिन्नता का मतलब तो साथियों चलने, दौड़ने, व्यायाम करने, खेल कूद करने, इनसे होता है साथियों। यहाँ पर रुचि में विभिन्नता भी नहीं है, बल्कि यह सीखने की गति में विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि मीनू हर पाठ को जल्दी सीख रही है जबकि शीना टाइम ले रही है, तो मतलब जो सीखने की जो उनकी गति है कि भाई ये जल्दी सीख लेती है, वो थोड़ा टाइम लेती है, तो ये सीखने की गति में विभिन्नता कहलाएगी। 25वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, विश्वास नामक व्यक्ति आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है। वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है? सरल अहंकार, आंतरिक विवेक, सामाजिक समझौता और सापेक्ष उद्देश्य। तो 26वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। ना कोई भी व्यक्ति है, अब वो इसकी इनकम अच्छी खासी है, वो टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन वो टैक्स देने नहीं देता, और क्या कहता है कि अगर मैं टैक्स दूंगा तो सरकार इधर उधर बांध बनाएगी बिना मतलब के, और गलत बांध निर्माण में उन पैसों का खर्च करेगी, इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा साथियों, ऐसा उसका मानना है। तो मतलब यहाँ पर ये जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है साथियों, उसको उन्होंने बताया है, क्या बताया है? आंतरिक विवेक। क्या बताया है? कि ये उसका आंतरिक विवेक है। दूसरा विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो 27वां प्रश्न, इनमें से सत्य है विकल्प है आपके, गिलफोर्ड ने 3 संवेग बताए, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए, समीप्य अनुबंधन गुथरी का है और स्वप्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। तो ये 4 कथन है। अब विकल्प देखिए, पहला विकल्प कह रहा है 1 और 2 और 3 सही है, दूसरा कह रहा है 1 और 2 सही है, तीसरा कह रहा है केवल 4 सही है, और चौथा कह रहा है कि ये सभी सही है। तो साथियों गिलफोर्ड ने और मैकडूगल ये तो बिल्कुल सत्य है, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब उसके बाद में ये तो गलत हो गया आपके। अब पहला, दूसरा या चौथा विकल्प रहेगा। स्वप्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने बताया, तो 4 भी सही है। तो मतलब यहाँ पर साथियों उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्म केंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिक और दब्बू। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है इनमें से उसका चयन आपको करना है। साथियों, जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है वो आत्म केंद्रित होता है, वह सामाजिक नहीं होता है। रूढ़िवादी भी हो सकता है, दब्बू भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक नहीं हो सकता है साथियों, क्योंकि सामाजिक तो बहिर्मुखी होता है ना। तो इसलिए आपके जो है प्रश्न संख्या जो 28 है इसमें तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। तो 29वां जो कि आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है। अब वीडियो पूरा होने वाला है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। निवेदन है आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो चलिए 29वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 29, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षण तंत्र परिलक्षित है? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण और विस्थापन। तो साथियों, बालकों को गुस्सा आ रहा है तो वो कहाँ जा रहे हैं? खेलने। अब खेलने में वो अपना गुस्सा निकाल देते हैं और जब पहले से अच्छा अनुभव करते हैं, गुस्सा खत्म हो जाता है, तो वो तब तक खेलते रहते हैं। तो मतलब उन्होंने गुस्सा कहाँ निकाला? खेलों पर। मतलब उन्होंने क्या किया साथियों? विस्थापन किया उस चीज का। ठीक है, चौथा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है। कमेंट करके ये बताना 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और एक और चीज़ ये है कि अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है आप लोगों के विचारों के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइए साथियों। तो अंतिम और 30वां प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थी व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता है, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में उसको सहायता की आवश्यकता है। तो साथियों, विद्यार्थी समकक्ष मतलब उसके साथ में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनके समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के जो रूल है उनको भी नहीं मान रहा है साथियों। तो मनोगत्यात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र में उसको सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही रहेगा। तो इस प्रकार आपके साइकोलॉजी के 65 टेस्ट ये पूरे हो चुके हैं। या एंड स्क्रीन में पिछले सारे टेस्ट, इस पर ये जो प्ले लिस्ट है इस पर टच करके सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो साथियों। तो अब आपके 35 टेस्ट और बच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।